हेलो दोस्तों, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे प्रश्न नंबर 22 के सभी प्रश्न। इससे पहले मैंने बहुविकल्पी प्रश्न आपको करा दिए थे और क्वेश्चन नंबर 21 के भी अति लघु प्रश्न थे, वो करा दिए थे आपके। तो आज की वीडियो में आपके प्रश्न हैं 22 के सभी। लेकिन ये जो मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर आपका फर्स्ट कराया जा रहा है जो 2025 का। आप प्रीवियस बोर्ड की जो भी परीक्षा आप देने जाएंगे उससे पहले आप इसे एक बार अवश्य देखें। सेम ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो पहली जो परीक्षा होती है, जो मॉडल पेपर होते हैं, इसी जैसा ही आपका हाई स्कूल का जो पेपर होता है बोर्ड का, वो आता है। इसलिए ये जो मॉडल पेपर उसी के आधार पर बनाया गया है। आप देखेंगे पहला प्रश्न यहाँ पर, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो पहला दिया है यदि cos थीटा बराबर 4/5 है तो sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पर दे रखा है हमारा cos थीटा बराबर, तो हल करते हैं हम। cos थीटा बराबर 4/5, cos थीटा बराबर है हमारे 4/5। तो ये बताएं cos थीटा लाल बट्टे का काम में होता क्या है। cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण। तो हम इसे आधार बट्टे कर्ण में यहाँ पर इस तरीके से बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज। उसमें आधार हमारा दे रखा है 4 और कर्ण दे रखा है हमारा 5। हमें लंब ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें दे रखा है 5 का वर्ग बराबर लंब हमें ज्ञात करना है, प्लस आधार दे रखा है 4 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 बराबर लंब का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16। तो ये हो जाए 25 माइनस 16 बराबर लंब का वर्ग। तो ये हो जाएगा 9 बराबर लंब का वर्ग। तो अंडर में 9 बराबर लंब, तो ये हो जाएगा आपका 3। L बराबर ये जो लंब निकल के आ गया वो कितना है 3, इसके बराबर 3 निकल के आया। हमें ज्ञात करना है साइन थीटा cos थीटा और टेन थीटा का स्क्वायर। यहाँ पर दे रखा है तो पहले हम इसके मान निकाल देते हैं। एक तो ये साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो 3/5 हो जाएगा। दूसरा cos थीटा बराबर हमारा पहले से दिया है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। cos थीटा बराबर के हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, यानी आधार हमारा 4 और कर्ण है हमारा 5। टेन थीटा बराबर दे रखा है हमारा, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब है हमारा 3, आधार है 4। अगर हमने ये सब मान ज्ञात कर लिए तो अब हमें इस वाले इसका जिसका मान निकालना है उसी में रखेंगे। तो यहाँ पर जो मान हमें निकालना है वो है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है। तो साइन थीटा का मान हमारा कितना था 3/5। तो यहाँ साइन थीटा की जगह पर रखेंगे 3/5 इंटू, यहाँ पर इंटू है तो cos थीटा का मान है 4/5 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन का मान है 3/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये 4×12 हो जाएगा बट्टे 25 हो जाएगा, प्लस 9/16 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग होता है 3 का 9 और 4 का 16। अब यहाँ पर हमें 25 और 16 का क्या निकालना है, स्क्वायर वो सॉरी एलसीएम लेना है। तो 25 और 16 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना होगा, 25 छक्के 150 और ये हो जाएगा 15 और 25 हो जाएंगे 40, 400 हो जाएगा। 25 का 400 में 16 का गुणा 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 दूनी 32 और 16 और 16 का 16, 16 और 3 19 प्लस या 16 का 400 में देंगे तो 25 बार जाएगा, तो 25 का गुणा 9 से करेंगे, 25 निम्मा होते हैं 225। जोड़ देते हैं 2 और 5 7 हो जाएंगे, 2 और 9 11 हो जाएंगे और 2 और 1 3 और 1 हासिल 4/400, ये हो जाएगा 400। अगर सही बट्टे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 सही 17/400।
ये इस तरीके से इसका मान निकल आए। ये जो मान निकल के आया वो किसका निकल के आया, इसका निकल के आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जो मान है वो 1/17/400 मान निकल के आया। कैसे हल करना था वो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ फिर से। यहाँ कॉस थीटा का जो मान दिया है 4/5, तो आधार बट्टे कर्ड, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हमने लंब निकाल दिया और लंब निकाल के साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के मान निकाल दिए। ये जो मान है वो हमने इस जगह पर रख दिए जो ज्ञात करना है उससे। जैसे साइन थीटा बराबर 3/5, कॉस थीटा बराबर 4/5 है, टेन थीटा बराबर 3/4, 4 12 5 25 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और 4 का 16। एलसीएम 400 हो गया, 25 का 400 में 16, 16 गुणा 12 किया तो ये हो जाएगा आपका 192 प्लस 16 का 400 में 25, 25 का 9 से गुणा करेंगे तो 225, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 417/400, 400 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा 1/17/400। इस तरीके से हमारा इसका मान जो मान निकल के आ गया 1/17/400। क्वेश्चन नंबर 22 का ख देखेंगे। द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 4x प्लस 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सवाल दिया है हमारा 2x² माइनस 4x प्लस 3 = 0। तो हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर -4 और c बराबर हो जाएगा हमारा 3। तो जो विविक्त कर होता है हमारा, विविक्त कर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा d बराबर के b² माइनस 4ac। तो यहाँ से b का जो मान है वो रखा जाएगा, वो कितना है हमारा -4 का होल स्क्वायर और -4 इंटू a का मान 2, c का मान है यहाँ पर 3, 4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 16 और माइनस, तो और ये गुणा हो जाएगा 3 का 2 से 6 और 6 का 24। तो यहाँ से जो प्राप्त हुआ तो वो माइनस के 8। ये क्या है, माइनस का है, तो इसका मतलब है d कैसा है हमारा, छोटा है किससे, 0 से। जब ये है तो अब उसने क्या पूछा है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो ये मूल कैसे होंगे, जब ऋणात्मक है तो ये मूलों की प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। अतः मूलों की प्रकृति होगी कैसे, मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, मूल होंगे काल्पनिक। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। देखिए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मानक समीकरण से तुलना की, तो ये x² प्लस bx प्लस c है, तो a का मान 2, b का मान -4, c का मान 3। तो यहाँ से विविक्त कर का जो फॉर्मूला होता है वो d बराबर b² माइनस 4c -4 का वर्ग -4, a के स्थान पर 2, c के स्थान पर 3, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और यहाँ पर 3 का 2 से करेंगे तो 6, 6 चक 24 हो जाएंगे, माइनस के बचेंगे क्योंकि यहाँ प्लस के 16 माइनस के 24 तो माइनस के 8। तो इसका मतलब है जो d का जो मान है वो 0 से कैसा है, छोटा है। तो मूलों की प्रकृति होगी यानी मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक। यदि d का जो मान ऋणात्मक अगर आता है तो मूल काल्पनिक होंगे। अगर d का जो मान है वो 0 से बड़ा है तो इसका मतलब मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अगर d बराबर 0 आता है तो हमारा मूल वास्तविक और समान होंगे। इस तरीके से हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 का ग। यह समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और BD AC पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए AB का स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं।
ये है हमारा समकोण त्रिभुज। इसमें ए बी सी, बी समकोण त्रिभुज है, बी है समकोण त्रिभुज। अब बी डी लंब है ए सी, यानी ए सी पे लंब है, इस तरीके से इस पे लंब डाल दिया, इसका नाम बी डी, ये हो गया लंब बी डी। अब यहाँ से हम इसे सिद्ध करना है तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी, यहाँ से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कोई सा एक भाग ले लेते हैं हम इसका, चाहे आप इसे ले लेते हैं, ये ए बी सी हो गया, और एक इसका भाग इसे ले लेते हैं हम ए बी डी को, ए बी डी से। चलिए तो यहाँ से देखेंगे हमारा जो भाग है ये भी 90 अंश का कोण है, 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पर भी, क्योंकि लंब है तो इधर भी 90 इधर भी 90, तो चाहे ये त्रिभुज ले लो या ये ले लो, एक पूरा त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज इसमें से लिया है, तो मैंने ये वाला ले लिया है। तो यहाँ से देखेंगे ए बी सी त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, इसमें एक तो कोण बी इसमें 90 मिलना है और इसमें डी, तो कोण बी बराबर कोण डी समकोण है। कैसा कोण है? समकोण है। और यहाँ पर कोण ए बराबर, ये इस वाले में और इसमें भी है, कोण ए बराबर ई, ये दोनों में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। जब ये बताओ समरूप त्रिभुज में अगर दो कोण मिल जाएं तो उसी से पता चल जाता है कि ये कैसा होगा, समरूप त्रिभुज होगा। अगर तीसरा कोण अगर इसमें से निकाला जाएगा तो किसके बराबर होगा? इसमें ये डी होगा कोण और उसमें होगा सी, यानी कोण सी बराबर कोण डी के बराबर होगा। डी तो हो चुका, बी हो गया, तो यहाँ से सी और इस वाले त्रिभुज में ए ऐसे लिया जाएगा। ए भी हो गया इसका, तो इसमें बी आ गया इस त्रिभुज का, इसका रह गया बी, तो ये बी आएगा। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके? ए बी डी के समरूप है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये वाला छोटा त्रिभुज और ये पूरा बड़ा त्रिभुज समरूप है, तो इसकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी कैसा होगा? समान होगा अनुपात में। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए बी, यहाँ पर दिया है ए बी की जो भुजा का जो अनुपात है वो किससे निकाल देंगे? ये पूरा त्रिभुज बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला त्रिभुज, इनकी जो भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं आप इस तरीके से, या मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ए बी बराबर हो जाएगा ए डी के, या अनुपात में लिखा है तो ए बी बट्टे ए डी। ए बी ये इस वाले पूरे त्रिभुज की बात हो रही है और ये ए डी इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, बराबर। एक और भुजा हम इसमें से ले सकते हैं, ये ए बी ली है और हमें जो सिद्ध करना है उस पर भी ध्यान रखना है कि हमें कौन सा लेना है उस पर, और ये हो जाएगा ए बी इस वाले त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज ले लेते हैं हम ए सी बट्टे, ये हो जाएगा बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो ये हुआ आपका ए सी, और इसमें से एक भुजा ले लेंगे, वो हो जाएगी हमारे ए सी के साथ में बी डी, ये वाली भुजा ले रहे हैं बी डी इस तरीके से। और एक भुजा लेंगे अगली, यहाँ भुजा हम ए सी बट्टे ए बी लेंगे, ए बी, और ये वाली जो भुजा होगी वो इसके अनुपात में आएगी, यानी ये हो जाएगी बी सी बट्टे बी डी। अब इसमें से जो सिद्ध करना है उस पर देखेंगे कौन सा, एक इसे और इसे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी बट्टे ए डी
बराबर AC बट्टे AB। AB का AB से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका AC इंटू AD। यही सिद्ध करना था हमें। ये दो मान लेंगे तो अब इसे सॉल्व करेंगे। एक बार मैं इसे और आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो दे रखा है समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कोण B समकोण है और जो BD है वो AC पर लंब है, तो यहाँ से कोण BD के बराबर हो गया, क्योंकि ये 90 का ये 90 का समकोण हो गया। कोण A इसमें ये उभयनिष्ठ है, अगर इस वाले में लेते तो ये कोण C उभयनिष्ठ हो जाता, तो मैंने यहाँ पर A वाला ले लिया इस वजह से। तो यहाँ पर तब भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोण A उभयनिष्ठ है और कोण C किसके बराबर हो जाएगा, अब ये जो कोण C है वो B के बराबर होगा। इस त्रिभुज की बात कही जा रही है तब। तो ये समरूप हो गया त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD। तो यहाँ से अगर हम इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AB लेते हैं और इसकी भुजा ले लेंगे हम AD छोटे वाले त्रिभुज में। अब इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AB, उसे ले लेंगे हम AB के बराबर, क्योंकि अब इस वाले त्रिभुज की भुजा ले रहे हैं ये। फिर ये जो BC है वो इसके अनुपात में। तो इस तरीके से हमने पहला दूसरा तीनों भुजाएं जो सिद्ध करनी है, तो हमने ये भुजा और ये दोनों को लिया और सिद्ध करना था AB वर्ग, तो इसका मतलब ये AB का वर्ग हो गया और AC इंटू AD हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो मान निकल के आ गया। तो समझ में आया होगा आपको। कुछ ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था, सरल ही सवाल है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़्यादा है। ये समरूपता अगर आप दिखा देंगे तो इनकी जो भुजाओं का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, समान होता है। ये समरूपता दिखा दी, इसके बाद भुजाओं का अनुपात लिखा है। जो सॉल्व करना है उस वाली भुजाओं को लेंगे और उसे हल कर देंगे। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 का घ वाला। यहाँ पर दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ लिखेंगे, हल करेंगे। माना इकाई का अंक हम मान लेते हैं 22 तथा दहाई का अंक मान लिया x। स्थिति नंबर 1 में, स्थिति फर्स्ट में कहा है यदि संख्या के अंकों का योग, यानी स्थिति फर्स्ट में अंकों का योग x प्लस y बराबर के 9 समीकरण नंबर 1। स्थिति सेकंड में क्या कहा गया, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली। तो सबसे पहले लिखेंगे संख्या क्या होगी हमारी 10x प्लस y। अंक पलटने पर संख्या, अंक पलटने पर संख्या होगी 10y प्लस के x। प्रश्नानुसार में आप यहाँ पर देखेंगे, प्रश्नानुसार में संख्या कितनी है, जो मूल संख्या से 27 अधिक है। ये जो नई संख्या है, यानी पहले संख्या थी हमारी 10x प्लस y बराबर, नई संख्या हमारी 10y प्लस x। लेकिन जो नई संख्या है वो पहली वाली संख्या से 27 अधिक है। यदि हम इधर 27 जोड़ दें तो ये संख्या बराबर हो जाएगी। सॉल्व करते हैं इसे। 10x इधर को x आएगा तो माइनस के x हो जाएगा, प्लस y माइनस के 10y बराबर 27 इधर गए तो माइनस के 27 हो जाए। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 10 में से 1 गया तो 9x
और यहाँ पर माइनस के 9y बराबर माइनस के 27। 9 कॉमन लें, x माइनस वाई बराबर माइनस 27। 9 से 27 3 बार, तो यहाँ x माइनस वाई बराबर माइनस 3 समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 2 और 1 को जोड़ने पर, या समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो एक था x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा है x माइनस वाई बराबर माइनस 3। जोड़ेंगे तो संख्या, ये समीकरण 1 था और ये समीकरण हमारा 2 था, तो ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस के 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा, x बराबर 6/2 कट गया तो ये 3, x का मान आ गया 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस वाई बराबर 9, तो x की जगह पर रख दें 3 प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 3, तो y बराबर हो जाएगा 6। तो उसने पूछा क्या है, तो अधिक होगी तो संख्या क्या है, तो अब हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हमारी थी 10, x प्लस वाई, तो 10 x के स्थान पर कितना रखेंगे 3, प्लस वाई के स्थान पर रखेंगे 6, तो 30 प्लस 6 बराबर 36। संख्या हमारी कितनी है 36, और अंक पलट दिए जाएंगे तो संख्या बन जाएगी 63। एक बार इसे और समझ लीजिए। देखिए, इकाई का अंक मैंने वाई माना है, दहाई का अंक x मान लिया। स्थिति फर्स्ट में अंकों का योग x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1। स्थिति सेकंड में कहा है यदि संख्या के अंक पलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो यहाँ पर संख्या 10x प्लस वाई होती है, अंक पलट देंगे तो संख्या बदल जाएगी, 10y प्लस x होगा। प्रश्नानुसार नई संख्या ये है हमारी, पहले वाली संख्या ये, इससे ये जो नई संख्या है वो 27 अधिक है। अगर हम इसमें 27 जोड़ दें तो ये दोनों संख्या बराबर हो जाएंगी। और इसे सॉल्व किया, x वाले के साथ में x वाला रखा और y के साथ में y, अचर पदों को अलग कर दिया। तो यहाँ से 10 में से 9 1 गया तो 9x बचे, यहाँ से 10 y में से 1 y गया तो यहाँ पे माइनस के y, 9 इसमें से कॉमन लिया, 9 3 27, 3 बार काट दिया, x माइनस वाई बराबर के माइनस 3, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस वाई बराबर माइनस 3, जोड़ने पर चिन्ह कोई बदलता नहीं है, तो माइनस प्लस कट गया तो यहाँ x 2x हो गया, 9 में से 3 गए तो 6 बचे, 2 का भाग दिया तो ये x का मान 3 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखा, x प्लस वाई बराबर 9, x की जगह पर हमने रख दिए 3, तो ये हो जाए y बराबर 9 माइनस 3, तो y का मान 6। संख्या हमारी है 10x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 3 प्लस वाई के स्थान पर 6, 30 प्लस 6 बराबर 36। इस तरीके से हमारी संख्या निकल के आ गई। समझ में आया होगा आप सभी के। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 का वाला, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। बहुलक निकालना है इसमें से, तो हल करते हैं। तो यहाँ वर्ग अंतराल की जगह पर उसने लिखा है वर्गांतर, तो एक कोई बात नहीं, एक ही बात होती है। यहाँ लिखेंगे वर्गांतर, वर्गांतर, और इधर लिख देंगे हम बारंबारता, बारंबारता। तो देखेंगे यहाँ से वर्ग अंतराल जो दे रखा है वो हमारा है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। बारंबारता में देखेंगे 7, 8, 2, 2 और 1, ये दे रखा है। अब यहाँ से हमें निकालना है
बहुलक। बहुलक की अगर हमें गणना करनी है तो हमें इसमें मध्यमान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इसमें बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देख लेते हैं, वही हमारा क्या होगा F1। तो यहाँ पर 8 ये रहेगा हमारा F1, इसके ठीक ऊपर वाला F0, इसके ठीक नीचे वाला F2, इसके ठीक सामने वाला ये L होगा न्यूनतम पद और इसका अंतर, यानी L बराबर रहेगा हमारा 3 न्यूनतम पद और H बराबर रहेगा हमारा 2, क्योंकि अंतर इन सब में कितना है 2 का है। और यहाँ पर F0 बराबर 7 और F1 बराबर 8 और F2 बराबर 2। तो हमारा जो बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा बहुलक बराबर के होगा हमारा, यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L के स्थान पर हम लगाएंगे, यहाँ पर L हमारा कितना दे रखा है 3 दे रखा है, प्लस F1 का मान हमारा कितना है 8 है और माइनस F0 7 है बट्टे 2 गुणा F1 8 माइनस F0 7 माइनस 2 गुणा H हमारा कितना है 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस ये जो फॉर्मूला इस तरीके से गुणा जब भी आप लगाएंगे तो ऐसे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पर 8 दूनी 16 हो जाएंगे और 7 और 2 9 हो जाएंगे, गुणा हो जाएगा 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 बट्टे 7 गुणा 2, 16 में से 9 गए तो 7 बचे। इसे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 बट्टे 7। अब इस भिन्न को सॉल्व कर लेते हैं तो एलसीएम 7 हो जाएगा, 7 21 और प्लस 2 तो 23 बट्टे 7 और 7 का हम दे देते हैं इसमें भाग, 7 21 बचेंगे कितने 2, पॉइंट लगाएंगे 20 हो गए, 7 दूनी 14 बचेंगे 6, 60 हो जाएगा, 7 और 56, इस तरीके से इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बहुलक की जो गणना की, बहुलक जो निकाला था वो इस तरीके से, पहले हम यहाँ पर वर्ग अंतराल और बारंबारता लिखेंगे। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या बहुलक के लिए, इसके ऊपर ये जो होती है सबसे बड़ी संख्या F1, उसके ऊपर F0, उसके ठीक नीचे संख्या F2 होती है। F1 के ठीक सामने वर्ग अंतराल में न्यूनतम पद L होता है और वर्ग अंतराल में जो अंतर दिया होता है वो हमारा H होता है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से सभी मानों को लिख दिया है। यहाँ पर बहुलक का जो फॉर्मूला है L प्लस के F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर L का मान 3 दे रखा है, प्लस F1 का मान 8 है, F0 का मान 7 है बट्टे 2 गुणा F1 8, तो 2 गुणा 8 माइनस 7 माइनस के 2 कुछ टाइम। यहाँ पर H का मान 2 दे रखा है, तो 3 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 गया तो 1 बचा। यहाँ पर 8 दूनी 16, 7 और 2 9 हो जाएंगे गुणा 2। तो यहाँ से 3 प्लस 1 बट्टे 7 और 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 7 बट्टे 7। एलसीएम हो जाएगा हमारा 7, 1 का 7 में 7, 7 21 प्लस के 2 23 बट्टे 7 भाग देंगे तो 7 21 बचेंगे 2, तो हो जाएगा 20, 7 दूनी 14 बचे 6, 60 हो जाए, 70 56 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आगे भी आता रहेगा मान, लेकिन यहाँ तक 2 अंक तक हमने जो निकाला वही आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 का 4, किन्हीं 5 प्रश्नों में से मैंने 5 करा दिए, 6वां प्रश्न है। इसमें लिखा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, उसमें से आपको 5 करने, ये 6वां प्रश्न है। मैं सभी प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूँ। ये देखेंगे 6 वाला प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 है। ध्वज दंड की लंबाई तथा P से भवन की दूरी
तो मैं यहाँ पर एक चित्र बनाता हूँ और बिना चित्र के ये प्रश्न हल हो ही नहीं सकता है जब तक आप इसका चित्र नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा क्या है, भूमि के एक बिंदु P से, ये भूमि है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ भूमि ये है, ये भूमि का बिंदु P है, P बिंदु से अब यहाँ पर 10 मीटर ऊंचे भवन, यानी ये 10 मीटर ऊंचा भवन है। इस भवन की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। ये है भवन, भवन है 10 मीटर ऊंचा। इसका जो उन्नयन कोण है वो बन रहा है हमारा 30 अंश का। कितने अंश का है, 30 अंश का। शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज दंड की लंबाई क्या होगी, यानी इस भवन के ऊपर ये क्या है हमारा ध्वज, यानी झंडा फहरा रहा है। और इस ध्वज दंड की जो लंबाई हमें ज्ञात करनी है, यहाँ से इसका जो कोण बन रहा है वो है हमारा 45 अंश। सही से खींच ले इस डंडे। ये जो ध्वज दंड की जो लंबाई हमें इसकी ज्ञात करनी है, ये इसका जो कोण बन रहा है वो है 45 अंश। और हमें इस ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी, यानी h मान लेते हैं इसे, और इसे मान लेते हैं x। यहाँ नाम A, B, C और ये P। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया। तो हल करते हैं। माना ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई ये हमने मान ली h मीटर। और यहाँ पर एक और पूछिए, भवन से दूरी, यानी P की भवन से दूरी क्या है, P से भवन की जो दूरी है वो x है। P से भवन की दूरी वो हमने मान ली x मीटर। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ये लेते हैं। समकोण त्रिभुज PBC से थीटा बराबर 30 अंश और BC बराबर दे रखा है 10 मीटर और दिया है PC बराबर x। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, यानी लंब बट्टे आधार में लंब हो जाएगा BC बट्टे आधार है हमारा PC। तो tan थीटा के स्थान पर 30 बराबर लंब BC दे रखा है 10, आधार हमें दिया है x। tan थीटा का मान 30 का होता है √1/3 बराबर 10/x। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका जो मान आ जाएगा x बराबर के 10√3। ये जो मान आ गया हमारा x का जो मान निकल के आ गया 10√3। इसे समीकरण नंबर 1 डाल दें। समीकरण नंबर 1 सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। अब हमें लेना है यहाँ पर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज A या PAC, PAC से, तो यहाँ पर AC बराबर है हमारा AB प्लस BC, यानी AB है H प्लस BC है 10। तो AC निकल के आ गया और PC बराबर x और थीटा बराबर है 45। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब AC बट्टे आधार PC। तो यहाँ से हम इसे इधर सॉल्व कर देते हैं। चलिए यहीं पर हो जाएगा, अभी तो थोड़ी सी जगह है। tan थीटा का मान 45 बराबर AC का मान हमारा होगा H प्लस 10 और PC x। ये हो जाए tan 45 का मान होता है हमारा 1 बराबर के H प्लस
10/x। इसके नीचे 1 मानेंगे तो x बराबर h प्लस के 10। समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखेंगे, x का समीकरण 1 से x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, x के स्थान पर रखेंगे कितना है 10√3। ये x के स्थान पर 10√3 रखा जाएगा इस वाले समीकरण में, बराबर h प्लस 10। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10√3 माइनस 10 बराबर के h। 10 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर h। इस तरीके से हमें जो ध्वज दंड की जो लंबाई निकल के आ गई वो h, ये निकल के आ गई। और हमें x निकालना है तो x तो पहले से ही निकाल दिया ये, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम। अतः अगर चाहें तो यहाँ पर √3 का जो मान होता है उस मान को रख दें, फिर इसका मान निकालें। तो यहाँ पर √3 का जो मान होता है वो होता है हमारा 1.73। तो इसे मान को रख देते हैं और सॉल्व करते हैं। ये जो √3 का मान है तो यहाँ से 10 कोष्टक में ये हो जाएगा √3 की जगह 1.73 माइनस 1, 2 अंक तक ही रखा है हमने, और बराबर h। तो ये हो जाएगा हमारा 10, 1 घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 0.73 बराबर h। तो ये हो जाएगा 7.3 h। तो h का मान निकल के आ गया हमारा 7.3। 2 भी हो सकता है, अगर इसका आगे मान रखते तो हमने 2 अंक तक ही निकाला है। अगर चाहते तो इसका मान आगे रखेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, तो हमें भी यहाँ 2 बढ़ाना पड़ेगा, फिर यहाँ 2 और इस पे भी 2 लिख दीजिए और यहाँ पर भी 2 कर दीजिए। तो इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंक तक निकालते तो 7 3 निकालते, यहाँ 3 अंक तक निकालेंगे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमें इसका मान निकालना, ये जो निकल के आया वो h यानी ध्वजदंड की लंबाई थी, और हमें निकालना क्या है, इसमें दूरी और ज्ञात करनी है। तो दूरी भी हम निकाल सकते हैं। और दूरी के लिए क्या है, ये तो ऊंचाई थी, दूरी दे रखी है, इसकी दूरी दे रखी है हमें x बराबर कितने, x बराबर 10√3। तो 10 गुणा 1.732, तो ये हो जाएगा 17.32। ये जो दूरी निकल के आ गई किसकी, ध्वज दंड की लंबाई की, यहाँ दूरी निकल के आ गई। एक बार इस प्रश्न को दोबारा से और समझ लें। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30। देखिए भूमि का जो बिंदु P है उससे भवन का जो 10 मीटर ऊंचा भवन है उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 बन रहा है। इसी भवन पर एक ध्वज लगा हुआ है, उस ध्वज दंड की जो लंबाई हमें ज्ञात करनी है वो h है, उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 45 अंश का बन रहा है। तो यहाँ से माना ध्वज दंड की लंबाई h मीटर है और P से भवन की दूरी x मीटर है। समकोण त्रिभुज PBC ले लिया, PBC, तो यहाँ से थीटा का मान दे रखा है 30, BC 10, PC बराबर के x। तो ये जो हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार यानी BC बट्टे PC। तो tan 30 बराबर के 10/x, 1/√3 बराबर 10/x। तो x बराबर हो जाएगा 10√3। समीकरण नंबर 1। समकोण त्रिभुज PAC से लिखेंगे तो AC बराबर AB प्लस BC बट्टे, BC है तो h ये है और इसकी लंबाई 10, तो h प्लस 10 हो जाएगी। तो यहाँ से PC बराबर x, थीटा 45, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार AC बट्टे PC। तो tan 45 बराबर h प्लस 10/x। सॉल्व करेंगे तो 1/1 बराबर h प्लस 10/x। तो x बराबर h प्लस 10। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखेंगे, x का मान रखेंगे तो 10√3 बराबर h प्लस 10।
तो ये 10√3 माइनस 10 पक्षांतर करेंगे, 10 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 रहेगा। यहाँ से √3 का मान 1.732 रख दें, 2 अंक तक रखेंगे तो 73 तक रख सकते हैं, हमने पूरा मान ही रख दिया बाद में। तो 1.732 ये 2 है, ये जो मान है वो 2 है माइनस, तो घटाएंगे तो यहाँ पर भी ये भी जो मान है वो हमारा 32, 10 का गुणा करेंगे तो 7.32 हो जाएगा। दूरी थी इसकी जो दूरी x PC की जो दूरी, यानी भवन और से और उसकी दूरी है ध्वजदंड के दूरी, जो लंबाई है वो x है, तो दूरी हमारी x बराबर 10√3 है, तो √3 का मान रखेंगे, 10 का गुणा करेंगे तो 17.32 मीटर, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपके प्रश्न जो भी थे 22 के प्रश्न थे वो पूरे के पूरे करा दिए हैं। आप इस प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि आपके प्रीवियस जो भी परीक्षाएं अभी आपकी होंगी उसमें ये आपको इस तरीके का पैटर्न मिलेगा, सेम ऐसे प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा आप सभी के। धन्यवाद, थैंक यू।